हेलो स्टूडेंट्स, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है? एक मॉलिक्यूलर मास होता है जो हम फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, जैसे वाटर का आप देखते हैं 1 × 2 + 16 18, ये नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है। एक एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? लाइक मैं बोल दूँ 20 और 16, तो वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है। तो ये क्या स्टोरी है? हमने तो आज तक ऐसा कुछ सुना नहीं था कि कुछ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जैसा भी होता है। सो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मैंने स्क्रीन पे 2 न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देखें, 5.625 ग्राम NaCl इज डिजोल्व्ड इन 200 ग्राम वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन गिवन है, Kb गिवन है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मुझे लगता है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड फॉर्मूला है, डेल्टा Tb, जो मॉलिक्यूलर मास निकालने में मुझे हेल्प करता था। मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ, सो दैट मैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर पाऊँ। डेल्टा Tb दैट इज इक्वल टू Kb W2/m2। ये सब फॉर्मूले याद हो गए होंगे आप तक आपको, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इस टॉपिक में हम सारे के सारे एक साथ यूज़ करेंगे। Kb का वैल्यू मुझे गिवन है 0.52, W2 मुझे बता रखा है 5.625 इन 2000, W1 का वैल्यू, वाटर का मास गिवन है 200, एंड M2 यू हैव टू कैलकुलेट। और डेल्टा Tb उसका वैल्यू भी आपको आई शुड से यहाँ पे कहीं गिवन होगा। देखिए आप, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है 100.5, और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता ही है 100, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, वो डेल्टा Tb का वैल्यू होता है 0.5। सो सी हेयर, यहाँ से आपके लिए इस सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप जब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये M2 की वैल्यू कुछ आपको 29.25 आती दिखेगी। अब भाई मुझे ज़रा सोच के बताओ, आपको पता ही होगा सोडियम का एटॉमिक मास, क्लोरीन का एटॉमिक मास, तो आप NaCl का मॉलिक्यूलर मास तो बता ही सकते हैं, वो 58.5 होता है। और मेरा यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है वो 29.25 आ रहा है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। यही जो मॉलिक्यूलर मास मेरा वो नहीं आया जो रियल में है, वो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है। एक नीचे वाला क्वेश्चन देखें आप, 0.9375 ग्राम एसिटिक एसिड इन बेंजीन, फ्रीजिंग पॉइंट एंड सो ऐसा कुछ कर रखा है। तो मैं फिर एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। तो देखिए कैसे करता हूँ। डेल्टा TF दैट इज इक्वल टू KF W2/m2 इन 2000/W1। सो डेल्टा TF मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। मुझे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पता है, मुझे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन कर दूंगा तो वो मेरे पास डेल्टा TF का वैल्यू आ जाएगा। KF मुझे दे रखा है, W2 भी मुझे दे रखा है, M2 आई हैव टू फाइंड आउट, ये मेरा क्वेश्चन है। मुझे मोलर मास कैलकुलेट करना है उसका 1000/W1। बेंजीन 50 ग्राम बताया मुझे यहाँ पे, डिजोल्व्ड इन, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे 50 ग्राम बेंजीन, तो यहाँ पे आप 50 ग्राम लिख सकते हैं। सो इस तरह से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास M2 का वैल्यू बहुत इजीली आंसरेबल होगा। तो ये M2 का वैल्यू क्या होगा जी? आप देखिएगा यहाँ पे, इसको पूरी तरह से सॉल्व करके, तो ये M2 का जो वैल्यू हमारे पास आता है ये 120 आता है। अब आप बताएं मुझे, क्या फॉर्मूले से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? 120 मॉलिक्यूलर मास तो बिल्कुल भी नहीं होता इसका। फिर मैं किस तरह से कह रहा हूँ इसको कि ये 120 हो सकता है? डेफिनेटली ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आया। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास तो एसिटिक एसिड का हमें पता ही है 60 होता है। ये क्या चक्कर चल रहा है? कहीं कुछ स्टेटमेंट में गड़बड़ हो सकती थी या कुछ और। इसको कुछ ऐसे समझिए आप, और थोड़ा सा फोकस भी कीजिए दोनों एग्जाम्पल को। पहले वाले केस में मैंने NaCl लिया, दूसरे वाले केस में मैंने एसिटिक एसिड लिया। दोनों कुछ ऐसे सॉल्यूट मैंने चूज कर लिए जो वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं या बेंजीन के अंदर एसोसिएट हो जाता है, सेकंड वाला। वेरी फर्स्ट डे जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको इंट्रोड्यूस की गई तो आपको कहा गया था कि ऐसे सॉल्यूट से बचना है जो एसोसिएट या डिसोसिएट होते हो। वहीं पे ये एबनॉर्मल मास आता है। हम लोग इस टॉपिक पे समझेंगे कि ये एबनॉर्मल मास वहाँ क्यों आता है।
तो फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ये जो फॉर्मूले हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसमें किस तरह का कुछ करेक्शन फैक्टर लगाना है जिससे हम इस सॉल्यूट्स के लिए भी मॉलिक्यूलर मास को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाएँ। तो चलिए हम लोग इसकी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को ऑब्टेन कर रहे हैं। सो स्क्रीन के राइट साइड पे देखिए, मैंने आपको यहाँ पे दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूलाज दिखाए हैं, दो और भी थी, उसको भी लिख सकता था, सेम एप्लीकेबल है बात जो बताऊंगा, आप चेक कीजिएगा। आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो डेल्टा टी बी है वो मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मॉलिक्यूलर मास हाई होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेस होगी। यहाँ पे भी ये बात एप्लीकेबल है और बाकी जो दो फॉर्मूले मैंने नहीं लिखे वहाँ पे भी ये बात एप्लीकेबल है। आप चेक कीजिएगा, मॉलिक्यूलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाती है तो मॉलिक्यूलर मास ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ट्वाइस हो रही है तो मॉलिक्यूलर मास हाफ हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे देखिए, मैंने यहाँ पे 3 ऐसे सॉल्यूट दिखाए हैं आपको जो डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर। NaCl है, K2SO4 है और एसिटिक एसिड है। पहले जो 2 दिखाए हैं मैंने वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, पूरे टूट जाते हैं। दूसरा जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो पार्शियली टूटता है। वाटर के अंदर बता रहा हूं मैं आपको। अब सपोज कीजिए मैंने एक 100 ग्राम वाटर का सैंपल लिया, उसके अंदर मैंने NaCl डाला 1 मोल। क्या रियली वो वहां पानी के अंदर जाके 1 मोल है? नहीं, वो तो टूट गया और टूटने के बाद 1 मोल Na प्लस बन गया, 1 मोल Cl नेगेटिव बन गया। मतलब मैंने 1 मोल डाला लेकिन मैंने 2 मोल वहां पे ऑब्जर्व किए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी याद कीजिए, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स नॉट ऑन द नेचर। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि NaCl गया कि Na प्लस गया, उसको तो इस बात से मतलब है कि कितना गया। बाई चांस मैंने जब 1 मोल NaCl डाला तो वो वहां जाके 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, यानी कि टोटल पार्टिकल्स तो 2 मोल बन गए। आप पीछे के 3-4 लेक्चर्स देखिए, मैंने कभी ऐसा सॉल्यूट यूज नहीं किया। यूरिया डाला 1 मोल, पानी में 1 मोल ही रहेगा। अगर मैंने ग्लूकोज डाला 1 मोल, पानी में जाके वो 1 मोल ही रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि टूट फूट होने वाला है और कुछ बढ़ने वाला है। लेकिन आज ऐसा हुआ कि मैंने जैसे ही 1 मोल NaCl डाला वो तो 2 मोल में बन गया, 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl नेगेटिव। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती थी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ट्वाइस हो गए। मेरे एडिशन से ट्वाइस है, मेरी कैलकुलेशन से ट्वाइस है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ट्वाइस हो जाएगी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर ट्वाइस हो जाएगी तो भाई मॉलिक्यूलर मास हाफ हो जाएगा। ये रिलेशन हमें बता रहा है। और यही हुआ था मेरे पहले न्यूमेरिकल में, जहां NaCl का मोलर मास मुझे 29 पॉइंट समथिंग कुछ मिल रहा था। अब K2SO4 को देखिए, मैंने 1 मोल K2SO4 पानी में डाला और वो जाते ही जी पूरा का पूरा टूट गया। तो मेरे 1 मोल वहां जाके 3 मोल बन गए। अब 3 मोल बन गए तो भाई 3 मोल्स की वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो थ्राइस हो जानी है, 3 गुना हो जानी है। तो भाई मॉलिक्यूलर मास 1/3 हो जाना है। यानी कि मैं जब मैथमेटिकली कैलकुलेशंस करूंगा तो K2SO4 का जो मुझे मॉलिक्यूलर मास मिलेगा अपने उस पुराने टेक्निक से, वो उसके एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से 1/3 मिलेगा। या आप एसिटिक एसिड को देखिए, मैंने एसिटिक एसिड डाला, मुझे पता है उसका मॉलिक्यूलर मास 60 है, मैंने 1 मोल डाला। अब भाई 1 मोल जाके वो भी टूट गया, लेकिन वो मैं नहीं कह सकता कि 2 मोल बन गया, क्योंकि वो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वो तो कुछ टूटा होगा, पता नहीं 10%, 20%, 30% कितना टूटा, ये तो अब डिपेंड करता है उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। सो मान लेता हूं वो 20% टूट गया। मैंने 1 मोल डाला और वो 1.2 मोल बन गया वहां जाके। देखो मैंने 1 मोल डाला, ये तो कुछ था ही नहीं शुरुआत में। अब इसका कुछ टूट गया, सपोज अल्फा टूट गया, तो ये कितना बना अल्फा, ये कितना बना अल्फा। नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने होंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स मैं कितने ऑब्जर्व कर रहा हूँ 1 प्लस अल्फा। डेफिनेटली 1 से तो ज्यादा मोल्स ही मैं ऑब्जर्व करूंगा। सपोज कर लो 1.2 मोल ऑब्जर्व करूंगा, तो फिर क्या हुआ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो फिर भी बढ़ेगी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर मास वो घटेगा, यानी कि मैं उसका मॉलिक्यूलर मास फिर 60 ऑब्जर्व नहीं करूंगा, पता नहीं 50, 40, 30 व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, कम ऑब्जर्व करूंगा मैं, क्योंकि उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गया। तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कुछ एबनॉर्मल हो जाएगा, वो 60 नहीं होगा, 60 से कम हो जाएगा। हाँ, जो मैंने एग्जाम्पल पे क्वेश्चन लिया था उसमें एसिटिक एसिड में सोलवेंट वाटर नहीं था, ये वाटर में डिसोसिएट होता है। बड़ा अजीब है, याद रखना।
एसिटिक एसिड वाटर में डिसोसिएट होता है बट बेंजीन में एसोसिएट होता है। जब मैं इसको बेंजीन में डालता हूँ तो ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कुछ डाइमराइज हो जाता है लाइक दिस। ये दो एसिटिक एसिड हैं, ये यूं यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं। यानी कि अगर मैं दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल डालूंगा तो वो डाइमर बन के एक बन जाएंगे। अगर मैं 1 मोल डालूंगा तो वो हाफ मोल बन जाएंगे। मींस नंबर ऑफ मोल्स जो मैं ऑब्जर्व करूंगा बेंजीन में एसिटिक एसिड के वो कम होंगे, हाफ होंगे, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ होगी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ होगी मतलब मॉलिक्यूलर मास ट्वाइस होगा। और वही तो हुआ था आखिरी न्यूमेरिकल में, 120 मॉलिक्यूलर मास आ गया था जबकि 60 आई वाज एक्सपेक्टिंग। यही कहानी है एक्सेप्शनल जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों आता है किसी सेल सोल्यूट का, अगर वो एसोसिएट या डिसोसिएट हो गया वहाँ जाके, क्या हमें याद रखना पड़ेगा? कैसे याद रखेंगे हम लोग? अरे भाई आयनिक कंपाउंड तो सभी वाटर में टूटते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें आयनिक कंपाउंड ही बताए जा रहे हैं, तो आप देख लेना वो कितने टूट रहे हैं। क्या वो वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा? हाँ थोड़ा दिक्कत आ सकता है, बट हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो उसकी स्टेटमेंट पढ़ के हमें अपने आप पता चल ही जाता है कि हाँ ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग की कर रहा है, और हमें ये भी आइडिया हो जाता है। वो मैं क्वेश्चंस पे ही बताऊंगा, अभी अलग से कुछ नहीं बता सकता कि कैसे आइडिया लगाएं स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, आपको पता होना चाहिए सभी साल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो इस तरह के कुछ तुक्के लगा के हम लोग आइडिया लगा लेते हैं, बट स्टेटमेंट देख के हमें उसकी भी टेंशन नहीं है, आसानी से हमें पता चल जाता है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है या क्या हमें कैलकुलेट करना है। चलो ये तो ठीक हुआ कि भी प्रॉब्लम है, जो एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहे हैं उनका मॉलिक्यूलर मास कुछ एबनॉर्मल आ रहा है, हम चाहते हैं उसको कि हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करें। तो हम इन फॉर्मूलाज को कैसे यूज़ करें? एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। आप इन चारों फार्मूलाज के, मैंने 2 दिखा रखे हैं, आप चारों फार्मूलाज लीजिए। अब उन चारों फार्मूलाज के आगे एक और नया फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आई, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे। ऐसे ही बाकी दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ भी आप आई को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, वो कोई एबनॉर्मेलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमें अब फोकस करना है कि ये आई क्या है। इस आई को हम बुलाते हैं वॉन्ट हॉफ फैक्टर। बस किसी का एन फैक्टर, सॉरी आई फैक्टर क्या है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या है, हमें एक बार वो पता चल जाए बस, फिर तो उन्हीं फॉर्मूला पे वो आई चिपकाएंगे और कैलकुलेशंस कर देंगे, तो हमारा वो एबनॉर्मेलिटी वाला प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा और हमेशा हम लोग एक एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास पता करेंगे। तो चलिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये आई यानी कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है। सबसे बढ़िया फॉर्मूला है आई को निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स आप कितने ऑब्जर्व कर रहे हैं डिवाइडेड बाई कितने आपने डाले। देखो जैसे मैं NaCl का केस ले रहा था, मैं आपको बोल रहा था कि भाई मैंने 2 मोल डाले, सॉरी 1 मोल डाला, तो देखो NaCl का आई फैक्टर निकाल रहा हूँ मैं, I for NaCl, तो मैंने एक्चुअली कितना डाला 1। अब वो जाके वहाँ पूरा टूट गया था, Na प्लस अलग Cl नेगेटिव अलग, तो 2 मोल बन गए थे, तो 2/1 यानी कि I का वैल्यू क्या हो गया 2। मान लो मैंने K2SO4 लिया था और मैंने उसका भी 1 मोल डाला, मैं कितना ऑब्जर्व कर रहा था 3, 2 पोटाशियम का और 1 सल्फेट का, तो आई फैक्टर कितना हो गया 3। या मान लो मैंने एसिटिक एसिड डाला था 1 मोल, अब मैं फंस गया। क्यों फंस गया? क्योंकि ये तो पूरा टूटा नहीं था, इसमें तो ऐसा नहीं था कि भाई मैं ये बोल दूं आपको कि 1 मोल डाला और 2 मोल बन गया। तो आप देख लो ना, फिर ये 1 डाला आपने, शुरुआत में कुछ था नहीं, वहाँ जाके ये अल्फा टूटा, ये अल्फा अल्फा बना, तो आपने तो 1 मोल ही डाला। ऑब्जर्व कितना किया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि 1 प्लस अल्फा बाई 1, वो आपका क्या हो गया आई। एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्पेशली। ये मेरे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वीकली डिसोसिएटिव है, Mg2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, 2 OH नेगेटिव में। मान लीजिए मैंने इसका 1 मोल डाला शुरुआत पे, वो वहाँ जाके टूट गया, मान लो अल्फा टूट गया, तो ये कितना बना अल्फा, ये कितना बना 2 अल्फा। सो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने ऑब्जर्व कर रहे हो आप 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, और डाला कितना था 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आपका बन गया जी 1 प्लस 2 अल्फा बाई 1।
एसिटिक एसिड में देख लो क्या बना था, 1 + α/1, यहाँ क्या बना है 1 + 2 α/1। अल्फा की वैल्यू वो देगा आपको क्वेश्चन में, ऐसे थोड़ा ही होगा, या Ka की वैल्यू देगा या कुछ और जुगाड़ करेगा, वो हम क्वेश्चंस पे देखेंगे। बट अगर सपोज वीकली डिसोसिएटिव है तो आपको इस तरह से उसका अल्फा यानी कि आई यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड बाय टेकन कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए आपने एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला, तो मैं बता रहा था वहाँ पे वो डाइमराइज होता है। सपोज करो आपने 1 मोल डाला, तो वो तो भाई वहाँ जाके आधा हो गया था, 0.5 मोल हो गया था, तो 0.5/1 यानी कि आई का वैल्यू क्या हो गया 0.5। जितने भी सोल्यूट डिसोसिएट होने वाले हैं उन सब का आई मोर देन 1 आने वाला है, और जितने एसोसिएट होने वाले हैं उनका लेस देन 1 आने वाला है। तो ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला। आप बस आई का फॉर्मूला याद करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड बाई एक्चुअली एडिड, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप आई का एक फॉर्मूला कुछ ऐसा भी फ्रेम कर सकते हैं। लेट मी क्रिएट सम स्पेस हियर। आई that is equal to observed colligative property divided by calculated colligative property। ऑब्जर्व्ड जो रियल में आपने इन प्रैक्टिस ऑब्जर्व की, और कैलकुलेटेड जो आपका फॉर्मूला आपको समझाता है। आपको पता कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो आप यहाँ पे आई का एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये उससे उल्टा हो गया क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी मॉलिक्यूलर मास के, तो मेरे पास आई के ये 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। लेकिन ये जो दूसरे लास्ट वाले 2 मैंने दिखाए हैं, मुझे लगता नहीं है कि हमें इनके ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ता है। हम लोग अपने उसी एक ही तरीके से काम चला लेंगे, तीनों का एक ही मतलब होता है, तो हम लोग इजीली इसको चेकआउट कर सकते हैं। आई का वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे और फिर वहाँ पे चिपकाएंगे। अब पहले वो दोनों क्वेश्चंस देखिए, रिकॉल करें स्क्रीन पे, आपने सबसे पहले आते ही जो आज क्वेश्चन देखे वो 2, उन पे जस्ट आप उन्हीं फॉर्मूलाज में आई को चिपकाइए। NaCl वाले में 2 चिपकाइए, आई की जगह मल्टीप्लाई करिए, या एसिटिक एसिड के केस में 0.5 से उस आई की जगह वैल्यू प्लेस करिए। आपको जो मॉलिक्यूलर मास मिलेंगे वो आपके वही एग्जैक्ट एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मास होंगे विदाउट एनी एबनॉर्मेलिटी इन दीज। क्वेश्चन देखें आप, अरेंज फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। 3 सॉल्यूशंस दिए गए हैं, 1 2 3 आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, लेकिन आप कॉशियसली देखें कि जितने नंबर ऑफ मोल्स वो आपको बता रहे हैं, क्या आप उतने ही सॉल्यूशन में ऑब्जर्व करने वाले हैं? तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ग्लूकोज एक ऐसा सोल्यूट लिया हुआ है जो एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होता। मीन्स अगर मैंने 0.1 मोल डाला है तो 0.1 मोल ही ऑब्जर्व करने वाला हूँ। लेकिन NaCl तो भाई डिसोसिएट हो जाता है, तो वहाँ तो मैं 0.2 मोल ऑब्जर्व करने वाला हूँ, ट्वाइस हो जाएंगे वो। और एसिटिक एसिड वो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर 0.1 से लेके 0.2 के बीच में कोई वैल्यू होगी। मुझे अल्फा नहीं बताया, मुझे पता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ तो टूटेगा, तो 0.11 या 0.12 या 15 या 16 वटएवर, पर 0.1 और 0.2 के बीच में कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो सब कुछ साफ है। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ डेल्टा टी भी सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ डेल्टा टी एफ सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। चलो मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। मुझसे पूछा गया था बॉइलिंग पॉइंट कहाँ सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका सबसे ज़्यादा होगा और इसका सबसे कम, यानी कि फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट लेसर है थर्ड से, और सेकंड का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 6 ग्राम यूरिया, अब की बार मास दिया है, बट आप मास पे मत जाइए, आप सिर्फ मोल्स ढूंढिए, मोल्स कितने हैं। 6 ग्राम यूरिया मतलब 0.1 मोल होगा, कैलकुलेट कर लेना, 6/60। 36 ग्राम ग्लूकोज 0.2 मोल होगा, 36/180, और 5.85 ग्राम 0.1 मोल NaCl होगा। ये मैंने उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर दिए। अब मैं ऑब्जर्व क्या करूंगा भाई, तो ऑब्जर्व ये तो मैं इतना ही ऑब्जर्व करूंगा, 0.1। यूरिया तो एसोसिएट डिसोसिएट नहीं होता, ग्लूकोज हाँ ये भी इतना ही ऑब्जर्व करूंगा, और NaCl वो ट्वाइस ऑब्जर्व करूंगा, 0.2 मोल। सो इन दोनों में जब आप देखेंगे तो इन दोनों में आपको सेम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिखने वाला है, यानी कि सेम
बॉइलिंग पॉइंट दिखने वाला है, जबकि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आपको कुछ लेसर ऑब्जर्वेबल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कुछ कम है। मुझे लगता है इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात पे फोकस करें। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे इसको तो हटा देता हूँ, ऊपर वाले बात पे अगर समझ में आ गया तो सब समझ में आएगा। मैं यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कर देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बच्चे जनरली गलती करते हैं। मैंने पूछा कि यहाँ पे इन तीनों में बताओ आप किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। क्या यही ऑर्डर फॉलो होने वाला है जो बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने लिखा है? लेट वी सी। देखो, नंबर ऑफ मोल्स कहाँ ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा था? यहाँ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहाँ ज़्यादा होगी? यहाँ। यानी कि डेल्टा टी एफ कहाँ ज़्यादा होगा? यहाँ। तो यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ ज़्यादा होगा? यहाँ नहीं होगा। अगर डेल्टा टी भी ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ये सच है। बट अगर डेल्टा टी एफ ज़्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम है। डेल्टा टी एफ अगर ज़्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम है। देखिए डेल्टा टी एफ क्या होता था? डेल्टा टी एफ होता था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, और डेल्टा टी बी क्या होता था? वो होता था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। तो डेल्टा टी बी तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट डेल्टा टी एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि डेल्टा टी एफ अगर ज़्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। और क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी एफ ज़्यादा था, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, डेल्टा टी भी ज़्यादा होगा, डेल्टा टी एफ भी ज़्यादा होगा। यहाँ डेल्टा टी एफ ज़्यादा था तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका सबसे कम होगा। उसके बाद एसिटिक एसिड का नंबर आएगा, और सबसे ज़्यादा जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो फर्स्ट यानी कि ग्लूकोज का होगा। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे और आसानी से इसको कर पाएंगे। एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पे बताता हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको बताना है। 3 सॉल्यूशन दिए गए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये सिंपली एसिटिक एसिड है, ये फ्लोरो एसिटिक एसिड है, अल्फा कार्बन पे फ्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड है, और ये क्लोरो एसिटिक एसिड है। और मुझसे वही सवाल पूछा है कहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होगी। अब की बार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, खाली फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बोला, अदरवाइज वो उल्टा हो जाता। तो मुझे फिर वही देखना है कि कहाँ पे मैं ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस ऑब्जर्व करूँगा। तो CH3COOH को देखें आप, ये H आयोनाइजेबल है, इसको टूटना है, इसको फाइनली ऐसे टूटना होता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। और इधर देखें आप FCH2COOH, ये NCERT का क्वेश्चन है, आप देखेंगे एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, 1 मार्क क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स में भी। तो ये आपके पास 3 एग्जाम्पल्स हैं, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि कहाँ H प्लस ज़्यादा आने वाले हैं, मतलब कहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होने वाला है। तो आप यहाँ देखेंगे फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होता है, उस माइनस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ H के ऊपर प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ H के ऊपर प्लस चार्ज उतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और यहाँ तो एक प्लस आई लगाने वाला ग्रुप लगा हुआ है जो H के प्लस को रादर कम कर रहा होगा। तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो अल्फा है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब अल्फा ज़्यादा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ आयंस ऑब्जर्व ज़्यादा हैं, तो डेल्टा टी एफ यहाँ पे आप मैक्सिमम ऑब्जर्व करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ पे डेल्टा टी एफ आप मिनिमम ऑब्जर्व करेंगे। तो इस तरह से आप इस तरह के कुछ नॉन न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा रहा है तो आप इससे रिलेटेड कैलकुलेशन कर सकते हैं। कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स जो इससे रिलेटेड आते हैं उसके साथ हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से थ्योरेटिकली तैयार करें ताकि न्यूमेरिकल्स को हम फिर और बढ़िया तरीके से कर पाएँ। गुड बाय।